रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, सबसे अहम मामला तो ये है कि वज़ारत दाखिला की जानिब से फ़ौजी अदालतों को कलअदम करार देने के लिए भी अपील दायर कर दी गई है। फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक़ मामले पर समाज जो है वो सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी बेंच जो है वो करने जा रहा है, जिसकी सरबराही जस्टिस सरदार तारिक मसूद कर रहे हैं। 13 दिसंबर को इस मामले पर समाअत होगी। इससे पहले जस्टिस इजाज़ुल हसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जो है फ़ौजी अदालतों के क़याम को गैर कानूनी करार देते हुए सिविलियंस का ट्रायल जो है फ़ौजी अदालतों में माने करार दे दिया था। कहा था कि सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल जो है वो नहीं हो सकता। दरअसल मामला भी कुछ यूँ है कि साने 9 मई के पस मंज़र में जो है वो उस वक्त की हुकूमत जो PDM की हुकूमत थी उसने ये फ़ैसला किया कि फ़ौजी अदालतों का क़याम फ़ौजी अदालतों में जो है वो सिविलियंस के ट्रायल को चलाया जाए, और ख़ुसूसन जो साने 9 मई में शर पसंद अनासर थे उनके ट्रायल की मंजूरी दी गई थी कि फ़ौजी अदालतों में उनका ट्रायल जो है वो किया जाए। लेकिन फिर उसके ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक इंसाफ की जानिब से और उसके जो हिमायती हैं उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फ़ौजी ट्रायल को जो है वो के ख़िलाफ़ जो है सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की गई थी। और उस वक्त के चीफ जस्टिस बंदियाल साहब ने इस पर पहले 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाया, जो फिर सुकड़ते 6 रुकनी बना। फिर ख़ुद बंदियाल के रिटायरमेंट के बाद जो है ये मामला जो है वो लटक गया था। तो इसके बाद जब काजी फैज़ ईसा चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने इस पर 5 रुकनी बेंच बनाया, और ये वही 5 जजेस थे जो बंदियाल के हम ख्याल थे या बंदियाल के बेंच में शामिल रहे थे। तो इन्होंने ताकि इस मामले को नए सिर से समाअत करने की बजाय ऑलरेडी ये मामला तकरीबन कंक्लूड हो चुका था, तो इसी पे उन्होंने 5 रुकनी बेंच बनाया जिसने इस मामले पर समाअत की। और समाअत करने के बाद उन्होंने जो है फ़ौजी अदालतों के क़याम को गैर कानूनी करार दे दिया, और साथ साथ ये भी वाज़ेह तौर के ऊपर कहा कि फ़ौजी अदालतों का ट्रायल जो है वो यानी सिविलियन का जो ट्रायल है वो फ़ौजी अदालतों में नहीं हो सकता। तो फिर उसके बाद जो है इस मामले पर इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो अब दायर की गई हैं, जिसमें वज़ारत दिफा की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से, पंजाब की हुकूमत की जानिब से जो है वो, और बलूचिस्तान की हुकूमत की जानिब से, और फिर बलूचिस्तान के जो शोधा फाउंडेशन है या शोधा फोरम है जिसकी सरबराही जो है क़यादत जो है वो अमीर जमाल रईसानी कर रहे हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर की और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला है फ़ौजी अदालतों के क़याम को कलअदम करार देने का, तो उन्होंने कहा उस फैसले को ही कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि उन्होंने हक़ाइक़ का जायज़ा लिए बगैर फ़ैसला दिया है। और इसके साथ साथ आज जो वज़ारत दाखिला की अपील है ये वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वज़ारत दाखिला की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ये मामला जो है वो क्या पहले हाई कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था, ये बरह रास्त सुप्रीम कोर्ट में क्यों आ गया, ये 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में ये मामले को सुना ही क्यों कर गया, जबकि अगर इस तरह की नोयत का कोई मामला होता है तो वो हाई कोर्ट के ज़ेर इख्तियार होता है या हाई कोर्ट के इख्तियार में आता है। तो यहाँ पर बरह रास्त इसकी समाअत जो है वो कैसे कर ली गई है। तो यूँ अब इस पर मामला जो है वो 13 दिसंबर को जो है इस पर समाअत होगी। अब देखेंगे कि इसमें क्या नताइज आते हैं। लेकिन इससे जुड़ा हुई एक अहम और डेवलपमेंट भी है कि वो जज जस्टिस इजाज़ुल हसन जिसने 5 रुकनी बेंच की सरबराही की थी मिलिट्री कोर्ट्स को, जिसने गैर कानूनी करार दिया, आज उन्होंने एक लेटर लिख दिया है और उस लेटर में वाज़ेह तौर के ऊपर कहा है कि इस बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है जो मिलिट्री कोर्ट्स से मुतल्लिक जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में जो 6 रुकनी बेंच बनाया गया है जो अब समाअत करने जा रहा है, इस पर एतराज़ उठाया गया जस्टिस इजाज़ुल हसन की जानिब से, और कहा कि ये तो तय ही नहीं हुआ था कि इस मामले पर 6 रुकनी बेंच बैठेगा। उन्होंने कहा तय तो ये हुआ था कि इसकी समाअत 7 रुकनी बेंच करेगा और इसमें सीनियर जजेस भी होंगे, तो उन्होंने कहा उन जजेस को भी शामिल नहीं किया गया, और ये बेंच भी जो है ये जो चीज़ तय हुई उसके बरखिलाफ़ हुआ। अब जस्टिस इजाज़ुल हसन चूँकि अब जस्टिस इजाज़ुल हसन को देख लें, जस्टिस इजाज़ुल हसन इस मामले में किस तरीके से ख़त लिख सकते हैं। जस्टिस इजाज़ुल हसन ने तो फ़ैसला दिया है और फिर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत वो तो अब इस मामले पे अपनी राय भी नहीं दे सकते, वो फ़ैसला दे चुके। अब जो बेंच बना वो
टोटल डिफरेंट बेंच होना चाहिए कि उसमें वो जजेस शामिल नहीं होने चाहिए जो इस पर पहले फैसला दे चुके हैं। तो यूँ चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और ये जो कमेटी है बेंचेस की तश्कील की, उसने जब ये बेंच बनाया तो उन्होंने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा, लेकिन न जाने जस्टिस इजाज़ुल हसन के माइंड में क्या आ चुका है। वो कहते हैं कि नहीं, मैं इस बेंच को नहीं मानता, ये बेंच जो है, क्योंकि अब देखें ये आप इसे क्या कह सकते हैं, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मैटर तो बराह रास्त हो गया, मफाद का टकराव हो गया कि अब इसको शायद बंद पड़ गई है कि ये चाहता है कि वो जो मैंने फ़ैसला दिया वो फ़ैसला सर्वाइव करे, वो फ़ैसला मिलिट्री कोर्ट्स को कलअदम करार देने का फ़ैसला बरकरार रहे। तभी इसने जो है वो एक ख़त के ज़रिए इस बेंच पर जो है वो एतराज़ात उठा दिए हैं। तो ये एतराज़ात उसके मेरा नहीं ख्याल के बनते हैं। अब वही मफाद का टकराव है, ये अपने उस फैसले को सर्वाइव कराना चाहता है फील्ड में, जबकि दूसरी तरफ अब बेंच बना है, तो इसी वजह से अब इससे ये चीज़ें शायद बर्दाश्त नहीं हो रही। तभी उसने लेटर लिख के पूरे एक जो प्रोसीजर होने जा रहा है, जो एक उसको मुतनाज़ बनाने की कोशिश है। और उसके साथ साथ चूँकि जस्टिस इजाज़ुल हसन के ऊपर ये एलिगेशन ज़रूर रहे कि चूँकि ये बंदियाल का भी हम ख्याल था, इमरान खान का भी हम ख्याल था, और ये वही थे जिन्होंने, अगर इनकी हिस्ट्री देखें तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान या उससे मुतल्लिक जितने भी केसेस आए उसकी सहूलतकारी यही बेंच करता रहा, यही इजाज़ुल हसन हर उस बेंच में शामिल होता रहा। और ये भी एक किस्म की सहूलतकारी थी कि सानिया 9 मई के मुल्ज़मान को किसी तरीके से फ़ौजी ट्रायल से बचाया जाए और उनका ट्रायल फ़ौजी अदालतों में ना हो सके, और इसी बुनियाद के ऊपर उनको ट्रायल से बचाने के लिए सानिया 9 मई के दहशतगर्दों को और उन इंतशारियों को उस ट्रायल से बचाने के लिए जो है वो इन्होंने फ़ौजी अदालतों के क़याम को भी गैर कानूनी करार दे दिया। और फिर वो जो सिविलियंस का ट्रायल है फ़ौजी अदालतों में, वो जो शेक है उस शेक को भी उड़ा के रख दिया। तो अब ये चाहते हैं कि उनका फ़ैसला सर्वाइव करे। अब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है, तो अब उस पर मौसूफ जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब जो है वो एक ख़त के ज़रिए एतराज़ात उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बेंच की तश्कील जो चीज़ तय हुई थी, जो कमेटी में तय हुआ था, उसके तहत नहीं है। बात यह है कि जब आप फ़ैसला दे चुके हो तो आपको तो इस मामले पे राय ज़नी नहीं करनी चाहिए, अपनी राय नहीं देनी चाहिए। अगर आप राय दे रहे हो तो वो भी इस चीज़ की गमाज़ी है कि आप जो है वो ख़ुद फ़रीक बन चुके हो। क्या एक जज अपने फ़ैसले के लिए यहाँ तक फ़ाइट कर रहा है? बहरहाल ये तो एक हक़ाइक़ थे मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक। तो मैंने कहा आपको आगाह करूं। अब 13 दिसंबर को इस पर समाअत भी होनी है। अब ये भी देखते हैं कि जस्टिस इजाज़ुल हसन के ये एतराज़ात कितने कारगर होते हैं, क्या इनकी कोई वक़्त बनती है या महज जो है ये कौम यूथ को या यूथिया न्यूज़ नेटवर्क को जो है सिर्फ एक मटीरियल प्रोवाइड करने की कोशिश है, ताकि जो वो काजी फैज़ ईसा को जो है ऑलरेडी कुछ भी नहीं होता तो वो बुग़्ज़े जो है काजी में जो है या हुबे बंदियाल, हुबे इजाज़ या हुबे इमरान में जो है वो ऑलरेडी इतना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो शायद ये मुझे नहीं लगता है ये ख़त जो है वो महज एक प्रोपेगेंडा टूल तो बन सकता है, लेकिन इसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत जो है वो नहीं हो सकती। बहरहाल ये तो एक अहम डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आप तक शेयर करूँ। जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं नई वीडियो, तब तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।